हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 उसके पार्ट सी की थ्योरी मैंने डिस्कस कर ली थी और हमने सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो आपके ईयर 2022 के सिलेबस के अंदर है। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी की एक्सरसाइज जो कि है 7C उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा जिनके टॉपिक्स इस बार हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर मान लीजिए किसी वजह से नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई अपडेशन होगी तो जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं यहां पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। तो हमने देखो 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहले बेटा मेरे पास लाउडनेस है, फिर मेरे पास पिच है और उसके बाद मेरे पास क्वालिटी है। क्वालिटी को टिम्बर या टिम्ब्रे भी कह देते हैं, कई लोग पिच को श्रिलनेस भी कहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टिम्बर या श्रिलनेस लिख सकता हूं या नहीं, तो बेटर ऑप्शन है कि आप लाउडनेस, पिच और क्वालिटी ही लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमिन्स द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव। देखिए हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है वेवलेंथ, फिर है फ्रीक्वेंसी और फिर है एम्पलीट्यूड। और हमने अच्छी तरह बेटा इस चीज को स्टडी किया था कि जब भी हम लाउडनेस की बात करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एम्पलीट्यूड है। हाउ इज द लाउडनेस रिलेटेड टू द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द अबव पार्ट ए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारी जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और यही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स लाउडनेस। सो एक्चुअली क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी बेटा स्टडी यहां पर किया हुआ है कि जो हमारी क्या कहते हैं लाउडनेस है, क्या है बेटा आपकी, दैट इज लाउडनेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं अपने लाउडनेस को, मतलब मैं यहां लिख देता हूं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, तो अगर मैं अपने एम्पलीट्यूड को मान लेते हैं डबल कर देता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज 2A का होल स्क्वायर। अगर डिवाइड करेंगे तो बनेगा L अपॉन L डैश इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन, और नीचे आ जाएगा 4A स्क्वायर। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो L डैश आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L। इसका मतलब हुआ कि जो आपका लाउडनेस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बहुत सिंपल है, लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डबल करेंगे एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप एम्पलीट्यूड को हाफ कर देते हो तो लाउडनेस 1/4 टाइम्स हो जाएगा और इस तरीके से आपने ये आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 वेव्स ऑफ सेम पिच, पिच उनकी एग्जैक्टली सेम है। फिर कहता है कि हैव द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेशियो 1:3। सो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखते हैं, हम यहां पे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सेम पिच है और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारी 1:3 है। ठीक है, तो A1:A2, ये हमें दिया है 1:3। तो कहता है उनके लाउडनेस की रेशियो कैलकुलेट करो। देखिए सिंपल सी बात है और आप भी अच्छी तरह जानते हो कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। देयरफॉर L1 is to L2 will be the square of their values, मतलब 1 का स्क्वायर is to 3 स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा 1:9। तो ये जो है मेरे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट की बात करें तो कहता है उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालिए। पहले आपको बता दूं कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है, या आप ये कह सकते हो कि अगर किसी 2 साउंड वेव्स की पिच सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी।
इसी वजह से जब आप इनकी रेशो को फाइंड करोगे तो वो 1:1 आता है, और रीजन ये है क्योंकि इनका सेम पिच है। तो किसी भी दो साउंड वेव की अगर पिच सेम होती है तो मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द वेव पैटर्न ऑफ लाउड नोट डिफर फ्रॉम द सॉफ्ट नोट एंड ड्रॉ अ डायग्राम। एक बार बता देता हूं, जब हम लाउडनेस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमेशा याद रखें कि लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड का होता है। आपके सामने ये दो वेव फॉर्म्स बना के दिए हुए हैं। कोई अगर आपसे पूछे क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड के अंदर 1, 2 एंड 3 हाफ वेव्स दिख रही है, और इसमें भी 1, 2 एंड 3 हाफ वेव्स दिख रही है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा इन दोनों के फ्रीक्वेंसी के रेशियो क्या है, तो मैं बोलूंगा 3:3। आंसर मेरा 1:1 आ जाएगा। क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, ये पूरे जो क्रस्ट एंड जो ट्रफ है ना, इसका एक वेव कंसिडर करते हैं। वो कहेंगे 1.5 वेव है, यहां पे भी 1.5 वेव है। तो मैं क्या करता हूं कि सिंप्लिसिटी के लिए ये जो मेरी हाफ वेव होती है ना, ये वाली जो हाफ वेव है ना, इनको काउंट कर लेता हूं। जैसे 1, 2, 3, ऊपर भी है 1, ये 2 और 3, तो मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। टाइम इंटरवल लेकिन सेम देखना है, सेम टाइम इंटरवल में इन दोनों को ऑब्जर्व करना है, तभी आप बोल सकते हो ये चीज। तो पिच इन दोनों की सेम है। लेकिन अगर बात करते हैं लाउडनेस की, तो देख सकते हो बेटा, इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड है, इसका लार्जर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट से इस वाले पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना ऊपर वाला, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये देख सकते हो बेटा, ये छोटा सा है, ये वाले का बेटा थोड़ा सा बड़ा एम्पलीट्यूड है। तो क्योंकि ये बड़ा एम्पलीट्यूड है तो इसकी लाउड नोट होगी, इसका सॉफ्ट नोट होगा। बस इस तरीके से बेटा हमने इसको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिट इन विच द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड। तो यूनिट है बेटा फोन, PHON। तो ये बस सिंपल सा यूनिट है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड बाय द प्लग्ड वायर इंक्रीज्ड व्हेन इट इज माउंटेड ऑन अ साउंड बॉक्स। तो देखिए, पहले हम इस आंसर को पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कहते हैं, इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स a sound chamber is provided to increase the volume of air to vibrate and hence the loudness of sound increases। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जितना बड़ा चैम्बर आपके पास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर उस चैम्बर के अंदर होगा। पहली बात तो यह समझो। उसके बाद जब हम अपने स्ट्रिंग को स्टक करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो उस चैम्बर के अंदर जाती है। उस चैम्बर के अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको वाइब्रेट करता है, और जब वो उनको वाइब्रेट करेगा तो मतलब उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। जब मेरे वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी और जो मैंने वायर को स्टक किया था उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच कर जाती है तो उस स्टेट को रेजोनेंस कहते हैं। और उसी रेजोनेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो बढ़ जाता है। और हमने अभी पढ़ा है कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, और इसलिए लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जितना बड़ा हम बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर होगा, और उतने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे, जिससे ज्यादा एनर्जी को, जो एनर्जी ऑफ साउंड है वो ज्यादा आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करेंगे वो, और इसी वजह से जो लाउड साउंड है वो आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट कहता है कि स्टेट 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर। देखिए वैसे तो 5 फैक्टर्स थे, लेकिन कोई भी 3 बोलने को कहा है तो पहला तो एम्पलीट्यूड है। हमने पढ़ा है कि हमारा जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे लाउडनेस की वैल्यू कम होती है, क्योंकि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सिंपल। तीसरा,
सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतना ज्यादा लाउडनेस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, द बेल ऑफ द टेम्पल आर बिग इन साइज, वाई? देखिए सिंपल सी बात है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है ट्रांसमिट करने के लिए। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, अभी तो बताया मैंने कि लाउडनेस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ट्रांसमिट करेगा, उतना ज्यादा लाउड साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। इसी चीज को समझने के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा ड्रम है, ठीक है, और ये छोटे से ड्रम का जो मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये इतने साइज का मेम्ब्रेन है आपका, और मैंने एक बड़ा ड्रम ले लिया, मान लेते ये बड़ा सा ड्रम ले लिया, और ये इसका ऊपर वाला मेम्ब्रेन है। जब मैं इसको स्टक करूंगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ऊंचा और इतना नीचे तक जाएगा, ये है ना, तो मतलब इतना ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं और इसको मारूंगा जोर से, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो मतलब इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है, उतना ज्यादा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ऊपर और नीचे। हवा के देखो, हवा साउंड क्या है, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन की वजह से। और किसी में वाइब्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ज्यादा ऊंची जो साउंड है वो सुनाई देगी। तो इस तरह से बेटा सारी बातें यहां पे कही जाती है। तो कहता है कि एज अ लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया सेंड्स फोर्थ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो जितनी ज्यादा बड़ा जो होगा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसका साइज अगर बड़ा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो प्रोड्यूस कर सकता है। हेंस लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडर इज द साउंड हर्ड, एंड देयरफॉर द बेल्स ऑफ द टेम्पल आर मेड बिग इन साइज सो दैट अ लाउड साउंड इज हर्ड। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। What determines the pitch of the sound? देखिए हमने ऑलरेडी बेटा यहां पे डिस्कस कर लिया है कि जो पिच है वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक जैसे सेम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा है जैसे गिटार होता है, राइट, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, और क्योंकि उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है इसलिए हर एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। जैसे मान लो एक पतली सी वायर है और एक थिक सी वायर है, पतली सी वायर में फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और जो थिक वायर है उसमें फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस होती है। तो मतलब एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम डिफरेंट पिच या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो वेव्स हैं और उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो वो आपस में पिच वाइज डिस्टिंग्विश्ड हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक which enables one to distinguish two sounds of the same loudness but of different frequency। बात सिंपल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब पिच की बात हो रही है। बाकी उसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बेटा आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वेव पैटर्न ऑफ द हाई पिच नोट एंड द लो पिच नोट बट ऑफ द सेम लाउडनेस। देखिए बेटा जब कभी भी उसने बोल दिया सेम लाउडनेस तो मतलब हो गया इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा। ये देखिए यहां से यहां तक का हाइट देखो और ऊपर वाले की भी चेक कर लो, हाइट आपकी सेम है। तो दोनों का ये जो वाला, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये और ऊपर वाले का एग्जैक्टली सेम है बेटा, क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली सेम है इसी वजह से इनका एम्पलीट्यूड सेम है। तो पहले तो एम्पलीट्यूड को सेम रखो। अच्छा, अब ये लाइन देखो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन देखो और ये वाली डॉटेड लाइन को आप देखो, ये दोनों एक के नीचे एक रखा हुआ है। क्यों? ताकि आपको बताया जा सके कि हम सेम टाइम इंटरवल के अंदर इनकी वेव्स को देख रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे तो सिर्फ एक ही वेव आपकी प्रोड्यूस हो रही है, और अगर आप यहां देखेंगे तो आपको दो वेव मिलेगी। देखो एक तो ये मिल रही है, दूसरा एक ये देखो और आपको एक वेव मिल गई। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऊपर एक वेव है, मान लो ये टाइम इंटरवल आपका टी का है, तो उसी टाइम इंटरवल में यहां पे आपको दो वेव्स मिल रही हैं।
क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हमें ड्रॉ करना होता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो एम्पलीट्यूड सेम हो, मतलब ऊंचाई जो है वेव की वो दोनों की एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, और सेम टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ वेव्स डिफरेंट होने चाहिए। तो जिसका कम होगा उसकी पिच कम है, जिसका ज्यादा होगा उसकी पिच ज्यादा है। तो इस तरीके से बेटा आपने इस पैटर्न को ड्रॉ करना होता है। How is it possible to detect the filling of bottle under a water tap by hearing the sound at a distance? यार देखो सिंपल सी बात है, किसी भी बोतल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है वो इस, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो पिच है या उसकी फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है। देखिए मान लो पानी यहां तक है, तो ये जो एयर कॉलम है इसके अंदर, इतने लेंथ का जो एयर कॉलम है, ये एक्चुअली साउंड की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। जितना लेंथ आपका कम होता, जैसे पानी भरता जाएगा, भरने से क्या होगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होता जाएगा, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होती है। तो जब आप किसी बोतल में पानी भरते हो, पानी भरने से क्या होता है कि पानी का लेवल इंक्रीज होता है, और उसी के साथ साथ जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है वो डिक्रीज होता है। तो एक पॉइंट आता है जब लेंथ इतना कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि पानी जो है वो मेरा भर चुका है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी प्रॉपरली आंसर कैसे लिखना है वो यहां पे मैंने आपको लिखकर दे दिया है। मेरा काम है समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर आता है बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट गिवन बाय फ्लूट, गिटार, ट्रम्पेट आर रिस्पेक्टिवली, मतलब 400 हर्ट्ज हो गया, 200, 500 हर्ट्ज है। कहते हैं विच वन ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट पिच, बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पिच ज्यादा है, इसलिए 500 हर्ट्ज मतलब ट्रम्पेट जो है इसका सही आंसर है। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इंक्रीजेस, राइट। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज हाफ्ड, याद है मैंने क्या बोलता है, उसका स्क्वायर होगा तो इट बिकम 1/4 टाइम्स, तो लाउडनेस बिकम्स 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा 23 नंबर। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसलिए इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको तीन डायग्राम्स दिए गए हैं। देखो 1 P दिया है, Q दिया है और आपको R यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउडर साउंड एंड वाई। एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको बेटा, लाउड साउंड वही प्रोड्यूस करता है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तीनों पिक्चरों को देख लीजिए। आर वाले का देखो एम्पलीट्यूड हाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब आर वाला जो है वो लाउड साउंड आपका प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि आर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है इसका, मैक्सिमम है। फिर कहता है विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ मैक्सिमम श्रिलनेस या पिच एंड वाई। बेटा मैक्सिमम पिच उसी की होती है जिसके नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होती है, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ वेव्स 3 थोड़े ना यहाँ पे, यार बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप बोलेंगे तो इसमें कितनी वेव्स हैं, इसमें 1.5 वेव है, इसमें पूरी 1 वेव है, इसमें हाफ वेव है आपकी। तो इसमें 1.5 वेव है, मतलब इसमें नंबर ऑफ वेव ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के, तो इसका मतलब इसकी पिच ज्यादा होगी, उससे कम इसकी है बेटा, उससे कम इसकी है, बात खत्म। अब हम बात करने बेटा अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की। कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वाइब्रेशन पी एंड आर। देखिए बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो बेटा देखो कि दोनों ये जो वायर आप देख रहे हो, पी वाली वायर आप देख रहे हो, इस पी वाले में 3 लूप्स हैं। 3 लूप्स का मतलब पता क्या होता है कि मेरी जो पूरी लेंथ ऑफ वायर है ना, पूरी लेंथ ऑफ जो वायर है वो एक्चुअली में 3/2 ऑफ लेमडा पी है। तो लेमडा पी मतलब क्या होता है बेटा, देखो यहां से लेके यहां तक एक लेमडा होता है प्लस आधी और, तो एक तो पूरा लेमडा पी प्लस आधा और लेमडा पी। तो आप देख सकते हो बेटा आधा और 1/2 ऑफ लेमडा पी, तो ये 3/2 लेमडा पी हो जाएगा। उसी तरह उसी लेंथ पर आपको देखो हाफ वेव मिल रही है, सिर्फ हाफ वेव है, तो मतलब लेंथ जो है इस केस में लेमडा R/2 है। तो क्योंकि दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है, वायर ये जो वायर यूज की इनकी लेंथ तो सेम ही है ना बेटा, इसी वजह से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब लेमडा R/2 इज इक्वल टू 3 लेमडा P/2। तो मुझे निकालना है बेटा लेमडा, देखो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया आपका,
तो लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा आर आ जाएगा बेटा 1/3, मतलब 1:3 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी आप चाहो तो इस चीज को फाइंड कर सकते हो। जैसे कोई बोलेगा यार इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं बोलूंगा यार 3। देखो सबसे लोएस्ट देख लो क्या है, एक ही लूप है ना, तो इसका एफ मान लेते हैं। इसके अंदर 2 लूप है तो हम 2f मानेंगे। इसका बेटा कितना 3 लूप्स हैं तो 3f मान लो। तो फ्रीक्वेंसीज की अगर रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 3:1। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्स होते हैं, इसलिए देखो फ्रीक्वेंसी के रेशियो अगर निकालो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ R, तो आंसर आ जाएगा बेटा 3:1। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है, इसी वजह से लैम्डा ऑफ P इज टू लैम्डा ऑफ R आ जाएगा 1:3। तो आपने चाहे ये करना है तो ये कर लीजिए, ये वाला करना है तो ये वाला कर लीजिए, जो पसंद है कर लीजिए, बट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस आपके जरूर होते हैं। ठीक हो गया जी, चलिए आगे करते हैं बेटा हम। फिर आता है बेटा कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल वन टू डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इवन इफ दे आर ऑफ द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। सिंपल सी बात है बेटा, ये तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि मान लो यार सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, बट दो डिफरेंट अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो उनके वेव फॉर्म डिफरेंट होते हैं, इसलिए क्वालिटी इज द राइट आंसर जो आपका इसका होगा। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कि हाउ डज द साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस सेम पिच प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफर। आंसर है ऑफ कोर्स क्वालिटी की वजह से, बिकॉज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरे पास ट्यूनिंग फोक का है और नीचे वाला एक अलग इंस्ट्रूमेंट का बेटा वेव फॉर्म बनाया हुआ है। देखने में दोनों वेव, देखो प्लीज समझना बात को बेटा, क्योंकि ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लाउडनेस और पिच कैसे समझ में आती है। देखो पहले ये बताओ कि ये वाले वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है कि नहीं है ना, और ऊपर वाले का चेक करो ए है कि नहीं है, ए है, तो मतलब दोनों का लाउडनेस क्या है, सेम है। उसके बाद यहां पे 1 2 और 3 इन 3 लाइंस के बीच में कितनी वेव्स, कितने मतलब लूप्स दिख रहे हैं, 1 लूप, ये नीचे वाला सेकंड लूप, फिर ऊपर वाला थर्ड लूप, तो 3 लूप इसमें दिख रहे हैं। उसमें कितना दिख रहा है, उसमें भी 3 ही दिख रहे हैं, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट फॉर्मेशन अलग अलग है। उसमें थोड़ा सा स्मूथ कर्व है, इसमें ऐसे जिगजैग मैनर में बनाया गया है। तो इस तरीके से बेटा हमने अपने इसको ड्रॉ करना है, और इसमें साफ दिख रहा है कि इनका वेवफॉर्म ही सिर्फ डिफरेंट है, बाकी क्वालिटी ही डिफरेंट है, बाकी एम्पलीट्यूड भी सेम है तो मतलब लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव सेम है तो मतलब पिच भी सेम है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर आता है बेटा टू आइडेंटिकल गिटार्स आर प्लेस्ड बाय टू पर्संस टू गिव नोट ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, विल दे डिफर इन क्वालिटी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। कहता है टू आइडेंटिकल गिटार्स है, आर प्लेड बाय टू पर्संस टू गिव नोट्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच, विल दे डिफर इन क्वालिटी। देखिए बेटा सिंपल सी बात बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एक तो सेम गिटार है, एक तो पहली बात ये कि ये गिटार है, दोनों आइडेंटिकल गिटार है, सेम पर्सन ही बजा रहा है, सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, तो जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होगा वो भी सेम ही होगा, इसलिए जो इसकी क्वालिटी है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्वालिटी बेटा सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो सेम है कि नहीं है, बस इस बात पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि विच कैरेक्टर ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। देखिए सिंपल सी बात है बेटा कि हम किसी पर्सन को कभी कभार उसकी आवाज से पहचान लेते हैं, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखो क्या होता है, आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स है जो वाइब्रेट करते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म प्रोड्यूस होता है उस आवाज का, तो उस मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड टिम्bre ओ या टिम्बर जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हम आराम से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि यार ये जो आवाज है वो किस पर्सन की आवाज है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द पिच ऑफ द नोट, फ्रीक्वेंसी, द लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, द क्वालिटी, द वेव फॉर्म, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड अफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन एम्पलीट्यूड। ऑफ कोर्स लाउड एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो लाउडनेस में आएगा, वेव फॉर्म में चेंज आएगा तो क्वालिटी हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो पिच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा द स्केचेस 1 to 4, ठीक है ना, ये फिगर में आपको दिया है 1 2 3 4 आपको सब दिया हुआ है,
और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपने बताने हैं। पहला क्या था कि मुझे इनमें से वो नोट बताओ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बना हुआ है। देखिए बेटा, पहले तो आप ना ये सीखो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये जो एस, तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ नंबर है, बट फोर्थ क्यों है, रीजन समझो। होता क्या है, जैसे मान लो गिटार है, उस मैंने आपको वैसे भी थ्योरी में समझाया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं कि मेरे पास गिटार है, गिटार में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, हर स्ट्रिंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब इनको आपस में प्ले किया जाता है तो हर स्ट्रिंग से निकली हुई वेव एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती है और उसकी वजह से एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है और वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वेव एक दूसरे पे सुपर इंपोज कैसे हो रही है, राइट। तो जो गड़बड़ टाइप की कोई वेव दिखेगी ना, वो समझ लेना म्यूजिकल नोट होता है आपका। फिर कहते हैं सॉफ्ट नोट। सॉफ्ट वही है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा। चेक कर लीजिए बेटा, सबसे कम किसका एम्पलीट्यूड है, वही इसका आंसर होगा। तो फिगर नंबर 1 चेक कर लीजिए, एम्पलीट्यूड उसका सबसे स्मॉल है इसलिए वो सॉफ्ट हो गया। कहता है बेस। बेस वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जिसमें नंबर ऑफ लूप्स कम होंगे समझ आना उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और आप देख सकते हो बेटा कि जो फिगर नंबर 2 है उसमें सिर्फ 2 लूप्स दिखाई देंगे, मतलब पूरी एक वेव है। लूप मतलब मैं हाफ वाले को लूप बोलता हूं, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसमें 2 लूप दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें वैसे भी 3 कम से कम लूप तो दिख ही रहे हैं, तो ऑब्वियस है सेकंड वाला इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास, ये कहता है कि फिगर बिलो शो द वेव पैटर्न ऑफ द साउंड ए बी सी एंड नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज सेम। सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या है ए और बी के बीच में, चल ठीक है 2 मिनट में पता लग जाएगा। पहले और ए और बी की बात करते हैं बेटा। जब मैं ए और बी की बात करता हूं तो पहली बात, इन लूप्स की हाइट एक जैसी है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, और वेव स्मूथ देखने में एक जैसी है तो इन दोनों का वेव फॉर्म एक जैसा सा है, इसलिए इनकी क्वालिटी भी सेम होगी। फिर कहता है बी और सी में पता करो। देखो जब मैं बी और सी की बात करता हूं तो मुझे एक चीज यहां पे दिखाई देती है कि अगर मैं ध्यान से इसको देखता हूं बेटा कि देखो पहली बात तो सी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उसका तो कम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो सेम है नहीं। उसके बाद इसमें 3 लूप्स हैं 1 2 3, और इसमें सिर्फ 2 ही लूप्स हैं, तो मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है। और देखने में ये स्क्वायर वाली वेव है, ये स्मूथ वेव है, तो साइनसोइडल वेव है बेसिकली, तो वेव फॉर्म भी डिफरेंट, तो मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करता बेटा इन दोनों में। अच्छा फिर मेरे पास आता है बेटा सी एंड ए। अच्छा सी की देखते हैं, ए देखते हैं। पहले तो देखो नंबर ऑफ लूप्स ए बराबर है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो मतलब पिच या फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही है दोनों में, पहली बात। अच्छा उसके अलावा यार कुछ भी नहीं सेम है, क्योंकि उनकी एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, सो ठीक है। तो इसका मतलब है ए और सी में पिच सेम है, बी और सी में कुछ भी नहीं है। ए और बी में आपकी हाइट सेम होने की वजह से एम्पलीट्यूड भी सेम है और वेव फॉर्म भी सेम है, तो क्वालिटी भी सेम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सो अब हम बात करेंगे बेटा अपने आखिरी क्वेश्चन की। कहते हैं अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू द वाई इनपुट ऑफ द सीआईआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कहते हैं, छोड़ो इस बात को, मेन बात है कि आपको 3 पैटर्न्स दिए गए हैं, 1 2 और 3 पैटर्न दिए गए हैं, और वो बोल रहा है बेटा कि विच ट्रेस इज ड्यू टू द लाउडेस्ट साउंड एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। लाउडनेस किसकी होती है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। इन तीनों में चेक कर लीजिए, बी वाले का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो आपका ज्यादा है, और आंसर क्या बोलोगे, बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसलिए उसकी लाउडनेस ज्यादा है। फिर कहता है विच ट्रेस इज ड्यू टू द साउंड, सॉरी, विच ट्रेस इज ड्यू टू द साउंड विद द लोएस्ट पिच। लोएस्ट पिच किसका होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और आइडेंटिफाई करने का तरीका, लूप चेक करो, जिसके सबसे कम है वो फ्रीक्वेंसी कम है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 2 लूप, मतलब होता है हाफ वेव की बात करता हूं, लूप में वो बोलता हूं। तो जो ए वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कम होगी, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, इसलिए पिच भी उसका कम होगा। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा कि इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7C के अंदर जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप फाइनली आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।